हाँ जी, नमस्कार। देखिए, पीछे हम अपना पढ़ते आ रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर के अंदर गैसीय स्टेट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। यूं मानिए कि हमने आइडियल गैस को लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया। पीछे हमने पढ़ा कि आइडियल गैस से बिहेवियर जो है डेविएट हो सकता है और उन्हें हम रियल गैसेस बोलते हैं। तो उन रियल गैसेस के अंदर डिफरेंस आता है। उसके बाद हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सारी जस्टिफिकेशन किया। जो डेविएशन था उस थ्योरी के अंदर दो दिक्कत आई थी। कौन कौन सी थी? एक तो वॉल्यूम की थी और दूसरी इंटरेक्शन या अट्रैक्शन की दिक्कत थी। ठीक है, अब उन्हीं को हमने करेक्ट करके रियल गैसेस के लिए जो है इक्वेशन हमने ड्रा करनी है, जिसको हमने वैंडरवॉल इक्वेशन बोला गया। क्या बोला भाई? वैंडरवॉल वैंडरवॉल इक्वेशन। ठीक है, फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस के अंदर पीछे हम बात कर चुके हैं कि रियल गैसेस के अंदर जो है, जो कोई भी गैस जो है आइडियल गैस नहीं होती, वो क्या होती है? रियल गैसेस होती है। लेकिन रियल गैसेस बिहेव कर सकती है आइडियल गैस की तरह एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये हम पीछे जान चुके हैं। आज देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपना पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि वैंडरवॉल इक्वेशंस क्या होंगे। दूसरा टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एवरेज होती है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स जो है मॉलिक्यूल्स की, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल कौन सी स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीजें जानेंगे और उनको सभी को याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होती है। आज का अपना चैप्टर यही 3-4 टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है और यहाँ पर अपना जो है गैसीय स्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लिक्विफिकेशन बचता है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के रूप में वही है। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ जो है गैसेस का। तो मतलब अपना गैस वाला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट बचेगा लिक्विड वाला, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और जिसने सीरीज को स्टार्टिंग से नहीं देखा वो स्टार्टिंग से देखते ही भाई, आपको बड़ा ही इजी लगेगा। हमने क्या मतलब निपटा दिया होगा लगभग 2.5-3 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर हमने निपटा दिया और मैंने एक एक बारीकी सी चीज आप लोगों को बताई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपना वैंडरवॉल इक्वेशन की। वैंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, क्या नहीं होती है। आइडियल गैस के लिए क्या थी? PV इक्वल टू nRT। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस, ठीक है। अब आइडियल गैस तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पढ़ी उसको फॉलो करती है। रियल गैसेस उसको फॉलो नहीं करती क्योंकि उसके अंदर दो डिफेक्ट थे। कौन कौन से डिफेक्ट थे? एक तो वॉल्यूम का, एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का। इनकी डिस्कस पीछे कर चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं इस चीज को, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया इन दोनों चीजों को। ठीक है, अब ये डिफेक्ट हमने इस इक्वेशन के अंदर ऐड करनी है, फिर बन जाएगी अपने पास वैंडरवॉल इक्वेशन। ठीक है, तो वैंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है? ये सिंपली ऐसे होती है, P प्लस N बाई V का स्क्वेयर इंटू A। ठीक है, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ओके, देखिए अब हमने कहां क्या क्या चेंज किया है। PV था, प्रेशर के अंदर चेंज आया है, वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है। ये जो इक्वल टू के अंदर था अपना एज इट इज रहा, इज इक्वल टू nRT। ओके, अब देखिए यहां A है और B है, मैंने दो चीजें ऐड की। N क्या है? N सिंपली नंबर ऑफ मोल्स है, यही वाला N है ये। ठीक है, तो इस N के अंदर कोई चेंज नहीं। वॉल्यूम ये वही वॉल्यूम है जो यहां वॉल्यूम है, जो यहां वॉल्यूम है ये वही है। प्रेशर वही है, कौन से वाला? आइडियल वाला है। लेकिन इनके अंदर भाई करेक्शन आ गई, ये करेक्शन टर्म है। ये क्या है? ये करेक्शन टर्म है। यहां पर करेक्शन टर्म के अंदर देखिए दो चीज मैंने ऐड की, एक तो A, ये A है, ओके, और एक मैंने B। दो चीजें यहां पर ऐड किया। तो A जो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, इसकी वजह से जो करेक्शन आई उसका कांस्टेंट है A, तो ये एक कांस्टेंट है भाई। ओके, A क्या है? कांस्टेंट है। किसका? जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से करेक्शन आई है इस इक्वेशन के अंदर। तो अब आप B समझ गए, किसके लिए होगा? वॉल्यूम के लिए होगा।
इसकी करेक्शन के अंदर, और ये भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इतना समझे। यहां पर मैंने ए और बी कांस्टेंट ऐड कर दिए, और ये कांस्टेंट क्या है, एक तो वॉल्यूम के लिए करेक्शन का कांस्टेंट है, और दूसरा ए कांस्टेंट है किसी के लिए, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए। ओके, तो ये एक चीज आई आपके समझ में। ओके, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पीछे, क्या बताई थी, कि जो अपने पास रियल गैसेस होती हैं, क्या, जो रियल गैसेस होती हैं वो बिहेव करती हैं आइडियल गैस की तरह। कब बिहेव करेगी ये, आइडियल गैस बन जाएंगी, कब बनेंगी, ये बनेंगी एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके, वापिस चलो देखो ये लागू होता है या नहीं होता है, ये वाला पॉइंट, इसकी चर्चा हम यहां पर कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, यहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर को मैंने कम कर दिया, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, मतलब बॉयल लॉ को याद करो, क्या कहता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो v इंटू 1/p, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, मतलब प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहां से वॉल्यूम बढ़ा। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया मैंने, चार्ल्स लॉ को पढ़ो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम मेरा बहुत ज्यादा हो गया जब मैंने ये कंडीशन अप्लाई की। समझिए इस बात को, जब मैंने ये कंडीशन अप्लाई किया तो मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम हो गया बहुत ज्यादा। अब यहां पर आ जाओ, वॉल्यूम हो गया बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं एक को 1000 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 0.001, मतलब एक नेग्लिजिबल सी क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। तो मैं इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ओके, तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और मेरे पास बच गया यहां से P। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यहां से N भी छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहां पर मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं। आ गया P, PV इक्वल टू nRT, क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। बिहेवियर कब से हुआ, एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, मतलब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो मेरी रियल गैसेस बिहेव करने लग जाती हैं आइडियल गैसेस की तरह, ठीक है। वो हमने एक बॉयल टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा था। बॉयल टेम्परेचर एक रेंज होती है जिस टेम्परेचर के ऊपर गैसेस बिहेव करने लग जाती हैं, रियल गैसेस बिहेव करने लग जाती हैं आइडियल गैस की तरह। ओके, तो ये थी वैन डर वाल इक्वेशन। और वैन डर वाल इक्वेशन के बाद अपने पास आती है मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है। मैक्सवेल ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स के पास, उनको एक कर्व के अंदर जो है हमें बताया, जिसको हमने बोल दिया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, उसको हम जानते हैं। अभी देख लीजिए कि अपने पास एक बल्क का मॉलिक्यूल है, मतलब बल्क है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर बहुत सारी गैस भरी हुई है, मतलब यहां पर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है सबका, या फिर मॉलिक्यूलर स्पीड की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड सबका अलग अलग हो जाएगा। ओके, अब स्पीड अलग अलग होगा तो ये तो दिक्कत वाली बात होगी। मतलब मान लेते हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि आपके पास 100 इंसान है, ठीक है, 100 आदमी खड़े हुए एक रेस के लिए, वहां पर 100 आदमी दौड़ रहे हैं, यहां से 100 आदमियों ने दौड़ना स्टार्ट किया। ओके, यहां तक जाना है भाई 100%। ओके, जिसमें से 10 तो दौड़ रहे होंगे बहुत स्लो, ठीक है, 20 थोड़ी ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे, 30 थोड़ी ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे, वापिस से 20 उनसे ज्यादा और 10 उनसे ज्यादा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि हम अपनी क्लास के अंदर, ठीक है, क्या होता है, जो एवरेज आईक्यू होता है स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं एक क्लास के अंदर।
और उससे कम वाले भी कम होते जाते हैं और उससे ज्यादा वाले भी ज्यादा होते जाते हैं। ओके, तो उन्होंने मैक्सवेल ने क्या किया, यहां पर एक ग्राफ ड्रा किया, डेल्टा एन बाय एन काइनेटिक एनर्जी। ओके, या फिर स्पीड बोल देते हैं। ओके, स्पीड बोल दो। ओके, इसके बीच में ग्राफ ड्रा करके देखा तो ये ग्राफ ये निकल के आता है। ओके, कुछ ऐसा ग्राफ जो है निकल के आ जाएगा अपने पास। ओके, तो अब देखो यहां पर जो समझने वाली बात क्या है, डेल्टा एन बाई एन क्या है। अब डेल्टा एन ये है कि यहां पर कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, मतलब 100% जब रनिंग के लिए स्टार्ट हुए वहां से कुछ परसेंट ऐसा था, मतलब 10 व्यक्ति ऐसे थे जो एक स्पीड से दौड़ रहे थे, 20 ऐसे थे जो एक से दौड़ रहे थे, 30 क्या थे एक स्पीड से दौड़ रहे थे। ठीक है, जो एक ग्रुप बन गया उस ग्रुप को डेल्टा एन लिख दिया। ओके, और एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन हो गया ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। ओके, अब इस ग्राफ के ऊपर आओ, क्या कहते हैं ग्राफ, यहां स्पीड कम है, यहां स्पीड बढ़ रही है। यहां पर एक ऐसा टाइम आया जहां पर मैक्सिमम स्पीड, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस स्पीड के ऊपर। ओके, इससे इस साइड आ रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है, उसके साथ साथ नंबर भी कम हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, और उससे आगे जा रहे हैं तो क्या हुआ, स्पीड भी कम होती जा रही है और नंबर भी कम होता जा रहा है मॉलिक्यूल्स का। मैक्सिमम नंबर कहां है, यहां पर है, और इस स्पीड को जहां पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है हमने इसको एवरेज स्पीड बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपका एवरेज स्पीड का पता लग गया कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का एक स्पीड के ऊपर, उसे हम म्यू एवरेज बोल देते हैं। अब आपने पीछे ये पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब किसी चीज का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, किसी गैस का टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। क्या, टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है स्पीड भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अब वो स्पीड बढ़ने के बाद ये ग्राफ हमें थोड़ा सा शिफ्ट होता दिखेगा उस साइड। ठीक है, मतलब मैक्सिमम की तरफ हमें ये शिफ्ट होता दिखेगा। ओके, अब इसका मैक्सिमा आया यहां पर। ओके, तो ये भी क्या है, मैक्सिमा है, तो ये भी एवरेज स्पीड है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। ये मान लेते हैं टेम्परेचर 1 के ऊपर है, ये टेम्परेचर T2 के ऊपर है, और T2 क्या है, ज्यादा है। ओके, और इसको मैं μ1 बोल देता हूं और इसको μ2 बोल देता हूं, तो μ2 भी ज्यादा है μ1 से। तो यहां से ये बात साफ दिखाई पड़ी क्या, कि यहां से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं गैस का तो उसकी एवरेज स्पीड भी बढ़ जाती है। जब मैंने क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया गैस का, तो उसकी एवरेज स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन गौर करिए एक चीज के ऊपर भी, इस साइड भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये T1 के ऊपर है, और जब T2 के ऊपर देखा, ये T2 के ऊपर है, ये T2 के ऊपर है। अब क्या बता रहा है यहां से, ये बताया कि जैसे ही एवरेज स्पीड बढ़ी, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है,
ठीक है, उन्हीं की हम एवरेज स्पीड बताते हैं। कहां पर है? फ्रैक्शन मैक्सिमम। तो जैसे ही स्पीड बढ़ी, एवरेज स्पीड बढ़ी, जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है कम हो गया, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन कम हो गया। ये सब बातें बता रहा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। किसने बताई? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहां पर लिख लीजिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स हो सकती हैं, जैसे कि म्यू एवरेज हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, और मान लेते हैं कि हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। ठीक है, उनको हम जो है कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे निकालेंगे, वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर हम उन्हें ड्राइव करने लग जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। वैन डर वाल इक्वेशन को भी ड्राइव करते हैं तो काफी मतलब जद्दोजहद वाली बात है, और वहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप लोग बोलोगे कि उसका डेरिवेशन हमें चाहिए वैन डर वाल इक्वेशन का, तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे वैन डर वाल इक्वेशन के लिए। ओके, तो यहां पर अब हम पढ़ लेते हैं कि जो अपने पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एंड एवरेज स्पीड हो गया, और जो है मॉलिक्यूलर की रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। ओके, पहली चीज जो करनी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसको हम म्यू एम पी से लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है इसका म्यू एम पी इज इक्वल टू आर टी बाई एम, इसका रूट 2 आर टी बाई एम, इसका रूट होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल देंगे। ओके, उसके बाद अपने पास आता है एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? दूसरी बात, एवरेज स्पीड। ओके, इसको हम म्यू ए एस से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? म्यू ए एस से लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है इसका रूट 8 आर टी बाई एम, 8 आर टी बाई एम। इसे देखिए, आपकी एवरेज स्पीड अपना होता क्या है, एवरेज क्या है, स्पीड निकालना किसी चीज का। ओके, तो मान लेते हैं, देखिए अपने पास वही सेम चीज, सिलेंडर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 मोल की स्पीड मान लेते हैं हम s1 है। ठीक है, या v1 लिख लो, बुक्स के अंदर v1 का नोटेशन मिलेगा आपको, v1 है। n जो है नंबर ऑफ मोल्स 2 की, v2 है। जाते जाते आगे n तक जाएंगे और vn तक पहुंच जाएंगे। इनका अगर हम एवरेज निकाल दें n1 प्लस n2 प्लस n3, आगे चलते चलते nn तक। ओके, ये हो गया एवरेज स्पीड। क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया किसका? किसी भी गैस का। ठीक है, आपको याद रखने ये वाले फॉर्मूले, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। इसका मैं आपको जो है ट्रिक बता दूंगा कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी अपने पास। ओके, थर्ड वन, एवरेज स्पीड हो गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया। अब बचता अपने पास रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, जिसको हम म्यू आर एम एस भी बोल देते हैं, इक्वल होता है रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम। इसके अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा रूट स्क्वायर स्पीड है, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल है, कौन सा रूट मीन स्क्वायर, कौन सा एवरेज स्पीड है। ओके ओके, अब आप जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को देखिए, ये होता है इसका, देखिए ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती क्या है, इसको जानिए आप। ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि जो स्पीड है अपने पास v1 है, v2 है, v3 है, vn तक जा रहे हैं, इनका स्क्वायर कर देंगे। ओके, और उसका फिर रूट कर देंगे सिंपली। जो
हमने एवरेज निकाला, सेम एवरेज निकालना है लेकिन सिर्फ स्पीड का स्क्वायर कर देना, मतलब देखिए n1 v1 का स्क्वायर प्लस n2 v2 का स्क्वायर प्लस n3 v3 का स्क्वायर, फर्दर nn vn का स्क्वायर। एवरेज निकाल दो इसका, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nn तक। ओके, इसका आप रूट कर दीजिए, अपने पास निकल के जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखने वाली चीज है, म्यू मोस्ट प्रोबेबल मतलब एमपी, दो वर्ड आए, यहां आपको 2 लगाना है, रूट ऑफ 2 RT बाय m। एवरेज स्पीड, एवरेज के अंदर 7 अल्फाबेट्स है। ओके, 7 अल्फाबेट है और एक s का आप मतलब एवरेज स्पीड, इसको पूरा लिख लेना एवरेज स्पीड, इसको आप पूरा लिख लीजिए एवरेज स्पीड या फिर एवरेज स्पीड को डॉट। ओके, एवरेज के अंदर से आता है एक s का स्पीड, यहां से 8 अल्फाबेट हो जाते हैं, तो यहां लिख देंगे रूट 8 RT बाय m। रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखिए यहां पर RMS 3 है तो रूट 3 RT बाय m हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले अब जो है क्वेश्चन से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो रेशो होता है इनका, किनका, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का म्यू मोस्ट प्रोबेबल, इसका रेशो किसके साथ, एवरेज के साथ, रेशो किसके साथ, म्यू RMS के साथ। ठीक है, ये रेशो क्या होता है, ये होता है भाई 1:1.128 रेशो 1.224। ओके, ये रेशो आपको याद रखनी है। आप यहां से डायरेक्ट जो है स्पीड, अगर म्यू मोस्ट प्रोबेबल दे रखा है तो हम उसका रेशो से डायरेक्ट निकाल देंगे कि आपके पास एवरेज क्या है, RMS क्या है, इनमें से कोई क्वांटिटी दे रखी हो। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज नोटिफाई कीजिए कि म्यू रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है अपने पास, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, 1.224 होता है अगर हम इनका रेशो निकालते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आप, आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, यहां लिख देते हैं, हाँ ये अपने पास RMS। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल हीलियम एटम, एट व्हाट टेम्परेचर हीलियम एटम हैव द सेम RMS speed as H2 molecules have at 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि किस जो है टेम्परेचर के ऊपर जो हीलियम की RMS है वो इक्वल होगी H2 के RMS के ऊपर, जो H2 की RMS है वो 27 डिग्री के ऊपर है। ओके, अब H2 की RMS हम निकाल सकते हैं, क्या है अपने पास 3R की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, 300 केल्विन आ जाएगा, मोलर मास का हमें पता है, तो H2 की अपने पास आ गई। ठीक है, अब टेम्परेचर निकालना है हीलियम के लिए। हीलियम के अंदर देखिए क्या दे रखा है, RMS दे रखा है, मतलब ये चीज अपने पास निकल के आएगी, इसको इक्वल रख देना है किसके, म्यू RMS किसका, हीलियम का लेके चलना है, रूट 3RT बाई m। यहां मास आप हाइड्रोजन का डालो, यहां आप हीलियम का डालो, R से R कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर हमें निकालना है, अब इनको आप सफलिंग करके टेम्परेचर को यहां से निकाल सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको सोल्व आउट करके देख लेना, आपके पास आपका क्वेश्चन जो है निकल कर आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे जो है फर्दर पूछे जाते हैं। तो यहां पर अपना जो गैसेस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अपना पार्ट बी जिसके अंदर लिक्विड है और वो हम
एक या दो लेक्चर के अंदर ही फिनिश कर देंगे। उसके अंदर ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाता, सरफेस टेंशन वगैरह पूछा जाता है, ड्रैग क्या होता है, ये सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।